नयनतारा बोली, अच्छा, मान लिया कि नीला अभी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है, लेकिन छोटी बहू तो बच्ची नहीं है। उसे तो कहना चाहिए था कि जा नीला, 2 मिनट अपनी मां के पास बैठा। न वो खुद आती है, न लड़की को आने देती है। नीला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अपने आप को रोककर मुंह फुलाए खड़ी रही। सिद्धेश्वरी ने करवट बदलते हुए कहा, सच कहती हूं मंजली बहू, अब तो मेरा मन करता ही नहीं कि मैं शैल का चेहरा भी देखूं। वो तो अब मेरी आंखों की किरकिरी बन गई है। नयनतारा बोली, ऐसी बातें मत कहो दीदी, आखिर वो घर की सबसे छोटी है। अगर तुम उससे नाराज हो जाओगी तो उसके लिए कहीं कोई सहारा नहीं रहेगा। अच्छा सुनो, इस महीने इन्हें 500 रुपए मिले थे। उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी मुझे तुम्हें देने के लिए दिए थे। लो दीदी, ये रख लो। ये कहकर नयनतारा ने अपने आंचल की गांठ खोलकर 5 नोट निकालकर सिद्धेश्वरी को दे दिए। उदास मन से सिद्धेश्वरी ने पैसे लेकर कहा, नीला, जा अपनी छोटी काकी को बुला ला, वह इन्हें लोहे के संदूक में रखते। ये सुनते ही नयनतारा का चेहरा उतर गया। इन पैसों को देने के बहाने उसने मन ही मन कितने सुंदर सपने देख रखे थे। उसे लगा था कि सिद्धेश्वरी बहुत प्रसन्न होंगी, उसकी प्रशंसा करेंगी और शायद घर की जिम्मेदारी भी अब उसे सौंप देंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा पैसे रखने के लिए फिर उसी छोटी बहू को बुलाया गया, क्योंकि संदूक की चाबी अभी भी उसी के पास थी। दरअसल इन पैसों के पीछे भी एक छोटी सी कहानी थी। हरीश इन्हें देना ही नहीं चाहते थे। नयनतारा ने ही बहुत समझाकर और बार बार कहकर उनसे ये पैसे निकलवाए थे। अब सिद्धेश्वरी के इस उदासीन व्यवहार से उसे ऐसा लगने लगा कि न केवल उसके पैसे व्यर्थ चले गए, बल्कि उसका सारा प्रयास भी बेकार हो गया। तभी शैलजा आ गई। 6 दिनों बाद उसने सहज स्वर में पूछा, दीदी, क्या आपने मुझे बुलाया था? शैलजा के मुंह से निकले इन 2 साधारण शब्दों ने जैसे सिद्धेश्वरी के कानों में अमृत घोल दिया। वे तुरंत पिघल गई और जल्दी से उठकर बोली, हां दीदी, बुलाया था। घर में इतने पैसे बाहर पड़े हैं, इसलिए नीला से कहा कि जाकर तुम्हें बुला लाए, ताकि तुम इन्हें संदूक में रख दो। लो, ये पैसे रख लो। ये कहकर उन्होंने नोट शैलजा के हाथ में दे दिए। शैलजा ने अपने आंचल से बंधी चाबी निकाली, संदूक खोला और धीरे धीरे पैसे रखने लगी। उधर नयनतारा ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल उठी। फिर भी उसने अपने मन को किसी तरह संभालकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो कल तुम्हारे देवर कह रहे थे दीदी कि वे केवल चचेरे तहरे भाई नहीं, बल्कि सगे बड़े भाई जैसे हैं। अगर हम उनका नहीं खाएंगे पहनेंगे तो और कहाँ जाएंगे? फिर भी यदि हर महीने 500-600 रुपए देकर हम बड़े भैया की थोड़ी सहायता कर सके तो क्या बुरा है? क्या कहती हो दीदी? सिद्धेश्वरी का मुस्कुराता चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप शैलजा की ओर देखने लगी। नयनतारा शायद उनके मन का कारण समझ नहीं पाई। वह आगे बोली, श्रीराम ने तो गिलहरी की मदद से समुद्र पर पुल बांधा था, इसलिए वे अक्सर कहते हैं कि बड़ी भाभी कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम लोगों में अपना विवेक ही न रहे। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसे उतनी सहायता करनी चाहिए, नहीं तो केवल बैठे बैठे पूरा परिवार खाता रहे, घूमता रहे और सोता रहे। क्या यह ठीक बात है? नयनतारा की बातें सुनकर सिद्धेश्वरी के मन में भी चिंता जाग उठी। वह बोली, हां, ये बात तो सच है। तुम्हें भी हरिमणि के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके जाना चाहिए। अगर तुम हमारा ही सब कुछ खर्च कर दोगी तो तुम्हारा अपना क्या होगा? कहो दीदी, मैं ठीक कह रही हूं ना? सिद्धेश्वरी ने गंभीर स्वर में कहा। हां, ये बात तो सही है। उसी समय शैलजा ने संदूक बंद किया। फिर उसने अपने आंचल से चाबियों का गुच्छा खोला और उसकी चाबी निकालकर चुपचाप सिद्धेश्वरी के बिस्तर पर रख दी। इसके बाद वह बिना कुछ कहे जाने लगी। ये देखकर सिद्धेश्वरी भीतर ही भीतर क्रोध से भर उठीं,
लेकिन स्वयं को संभालते हुए धीमे और कठोर स्वर में बोली, ये क्या है छोटी बहू? शैलजा मुड़कर शांत स्वर में बोली, मैं कई दिनों से सोच रही थी दीदी कि अब ये चाबी मेरे पास रहना ठीक नहीं है। अभाव में मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। मेरे चारों ओर भी अभाव ही अभाव है। ऐसे में मन कब डगमगा जाए। कौन जानता है। क्या कहती हो मंजली दीदी? नयनतारा तुरंत बोली, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं पड़ती छोटी बहू। मुझे व्यर्थ बीच में मत घसीटो। सिद्धेश्वरी ने पूछा, तो फिर तुम्हारा मन अब तक क्यों नहीं डगमगाया? शैलजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, किसी बात के आज तक न होने का मतलब यह नहीं कि वह आगे भी कभी नहीं होगी। वैसे भी इतने दिनों से हम लोग केवल तुम्हारा खा रहे हैं, पहन रहे हैं। न हम पैसों से कोई सहायता कर पा रहे हैं, न ही अपने श्रम से। लेकिन क्या ये हमेशा चलता रहना चाहिए? सिद्धेश्वरी का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वे बोली, तुझे इतनी अच्छी बुरी बातों की समझ कब से आने लगी? इतने दिनों तक तो तुम्हें इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। शैलजा ने उसी शांत स्वर में कहा, तुम क्रोध करके अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? दीदी, अब तुम्हें भी हमारे साथ अच्छा नहीं लग रहा, और सच कहूं तो मुझे भी अब यहां अच्छा नहीं लग रहा। यह सुनकर सिद्धेश्वरी के मुंह से क्रोध के कारण शब्द ही नहीं निकल पाए। तब नयनतारा ने उनकी ओर से पूछा, अच्छा, मान लिया कि दीदी को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा छोटी बहू? शैलजा ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और बाहर जाने लगी। तभी सिद्धेश्वरी क्रोध में चिल्लाकर बोली, रुक, पहले ये तो बता, तू इस घर से कब जाएगी? जिस दिन तू जाएगी, मैं उस दिन उत्सव मनाऊंगी। तूने मेरे इस सोने जैसे घर को झगड़ों और कलह से भर दिया। मंजली बहू क्या झूठ कहती है। अगर किसी के पास धन और सहारा न हो तो उसमें इतना घमंड नहीं आता। जा, पहले ये हिसाब देकर जा कि तूने मेरे कितने पैसे चुराए हैं। यह सुनकर शैलजा एकदम रुक गई। क्षण भर के लिए उसका चेहरा आग की तरह चमक उठा। उसकी आंखों में गहरा आघात और अपमान साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने अपना चेहरा फेर लिया और बिना एक शब्द कहे चुपचाप वहां से चली गई। उधर सिद्धेश्वरी स्वयं भी अपने शब्दों के आवेश में टूट गई। वे बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने उस अभागी को इतनी सी उम्र से पाल पोसकर बड़ा किया, और आज उसने मुझे यही अपमान दिया। जब घर के मालिक लौटेंगे तब देखना, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जीवन भर याद रखेगी। सिद्धेश्वरी के स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उनका विश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता था। जिस व्यक्ति पर वे आज पूरा भरोसा करती, छोटी सी बात पर उसी पर संदेह करने लगती। अब तक वे शैलजा पर आंख बंद करके विश्वास करती आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नयनतारा ने उनके मन में तरह तरह की बातें भर दी थी। अब उन्हें लगने लगा कि शायद नयनतारा की बातें गलत नहीं हैं। उन्हें यह भी समझ में आने लगा कि शैलजा के हाथ में कुछ पैसे हैं, और वे ये भी अनुमान कर सकती थी कि उन पैसों का स्रोत क्या हो सकता है। फिर भी वे जानती थी कि शैलजा अपने पति और बेटे को लेकर इस शहर में अलग रहकर जीवन बिताने का साहस शायद कभी नहीं कर पाएगी। उस रात बड़े बाबू गिरीश अपने बाहरी कमरे में बैठे थे। आंखों पर चश्मा लगाए वे गैस की रोशनी में किसी जरूरी मुकदमे के कागजों में डूबे हुए थे। तभी सिद्धेश्वरी कमरे में आई और आते ही बोली, तुम्हारे इतना काम करने से फायदा ही क्या है? बताओ, क्या दिन रात मेहनत सिर्फ इन निकम्मों को खिलाने पिलाने के लिए करते हो? गिरीश का ध्यान कागजों में ही था। शायद उन्होंने केवल खाने वाली बात ही सुनी। बिना सिर उठाए बोले, बस थोड़ा सा काम बाकी है, ये देख लूं, फिर खाना खाने चलता हूं। सिद्धेश्वरी झुंझलाकर बोली, तुमसे खाने की बात कौन कर रहा है? मैं कह रही हूं कि छोटी बहू लोग अब अपना सामान समेटकर घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इतने दिनों तक जो कुछ किया सब व्यर्थ हो गया। ये खबर सुनी है? अब गिरीश कुछ सचेत हुए और बोले, हां, कुछ सुना तो है। छोटी बहू से कहो कि सब अच्छी तरह बांध समेट ले।
साथ में कौन कौन जा रहा है? मणि भी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिद्धेश्वरी क्रोध से चिल्ला उठीं। क्या मेरी एक भी बात तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती? मैं क्या कह रही हूं और तुम क्या जवाब दे रहे हो? मैं कह रही हूं कि छोटी बहू लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। डांट सुनकर गिरीश चौंक पड़े। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या वे लोग जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सिद्धेश्वरी उसी ऊंचे स्वर में बोली, मुझे क्या पता कहाँ जा रहे हैं। गिरीश ने सहज भाव से कहा, तो उनका नया पता लिख कर रख लो। ये सुनते ही सिद्धेश्वरी का दुख और क्रोध फूट पड़ा। वे माथा पीटकर बोली, हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं उनका पता लिख कर रखूंगी। अगर मेरा भाग्य इतना ही खराब ना होता तो क्या तुम्हारे जैसे आदमी के हाथ पड़ती? मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देकर गंगा में बहा क्यों नहीं दिया? ये कहते कहते वे फूट फूट कर रोने लगी। आज 33 वर्ष बाद उन्हें लग रहा था कि उनके माता पिता ने उनका विवाह किसी अयोग्य व्यक्ति से कर दिया था। रोते रोते वे बोली, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तो किसी के घर दासी बनकर भी अपना पेट पाल लूंगी। लेकिन मेरे मणि और हरि का क्या होगा? वे कहाँ जाएंगे? ये कहते कहते उनका रोना और तेज हो गया। उधर गिरीश के दिमाग से मुकदमे के सारे कागज एकदम गायब हो गए। पत्नी को इस तरह अचानक रोते देखकर वे घबरा उठे। उन्होंने गुस्से में ऊंची आवाज में पुकारा, हरे! हरि पास के कमरे में पड़ रहा था। वह तुरंत दौड़कर आ गया। गिरीश ने उसे देखते ही डांट लगाई, अगर दोबारा झगड़ा किया तो घोड़े का चाबुक तोड़ दूंगा तुम्हारी पीठ पर। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बस दिन रात खेल और झगड़ा। मणि कहाँ है? हरि पहली बार पिता की डांट सुनकर उदास होकर चला जाता है। गिरीश फिर भी असली समस्या समझ नहीं पाते और मास्टर को बदलने की बातें करने लगते हैं। सिद्धेश्वरी को यह देखकर और भी दुख होता है कि उनके पति घर की वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अनजान है। इसी बीच शैल के घर छोड़कर चले जाने की आशंका से सिद्धेश्वरी का मन टूटने लगता है। वो बिस्तर पर लेटी रहती है और बाहर से बीमार होने का बहाना करती है। लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें डर सताने लगता है कि यदि शैल सचमुच चली गई तो उनका घर बिखर जाएगा। तभी नयनतारा फिर उनके मन में पैसों और संपत्ति की बातें डालने लगती है। वो दूसरे घरों की स्त्रियों के पास जमा धन का उदाहरण देकर कहती है कि आखिर शैल के पास इतना पैसा कैसे है। उसकी बातों का असर सिद्धेश्वरी पर पड़ने लगता है और उनके मन में फिर से शैल के प्रति संदेह और कड़वाहट जन्म लेने लगती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ओर सिद्धेश्वरी का शैल के प्रति प्रेम और लगाव है और दूसरी ओर नयनतारा द्वारा पैदा किया गया संदेह और लालच। इसी द्वंद्व के कारण परिवार का संकट और गहरा होने लगता है। सिद्धेश्वरी ये तक भूलने लगी कि उन्होंने ही शैल को बचपन से पाल पोसकर बड़ा किया था, घर की जिम्मेदारियां सौंपी थी और अपनी तिजोरी की चाबी तक उसके हाथ में दे दी थी। अब वो सोचने लगी कि आखिर गिरीश बाबू भी क्या करें। एक आदमी की कमाई पर इतना बड़ा परिवार चल रहा है। नयनतारा भी उनकी बातों में हां मिलाते हुए बोली कि दुनिया बहुत बदल गई है। उसने नंद मित्र नाम के एक व्यक्ति की कहानी सुनाई, जिसने अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन बाद में वही भाई उसे छोड़कर चला गया और उसकी सारी संपत्ति तक छीन ली। ये कहानी सुनकर सिद्धेश्वरी के मन में भय बैठ गया। अब तक वो मन ही मन सोच रही थी कि किसी तरह शैल को रोक ले, उसे जाने न दे। लेकिन नयनतारा की बातों ने उनके मन को पूरी तरह बदल दिया। अब उन्होंने शैल को रोकने का विचार भी छोड़ दिया। उसी समय गिरीश बाबू अदालत जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी रमेश आकर बोला, मैं सोच रहा हूं कि अब गांव जाकर ही रहूं। गिरीश बाबू ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? रमेश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर घर में कोई न रहे तो गांव का मकान, जमीन जायदाद और तालाब सब नष्ट हो जाते हैं। यहां भी मेरे लिए कोई विशेष काम नहीं है, इसलिए सोच रहा हूं कि वहीं जाकर रहूं। गिरीश बाबू, जो अब भी घर के भीतर चल रहे भावनात्मक तूफान से पूरी तरह अनजान थे, खुशी खुशी बोले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात।
उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि रमेश की इन साधारण सी बातों के पीछे परिवार के बिखरने का कितना बड़ा दर्द और मनमुटाव छिपा हुआ है। गिरीश बाबू के अदालत चले जाने के बाद शैल चुपचाप बड़ी भाभी के कमरे के दरवाजे पर आई। उसने दूर से झुककर सिद्धेश्वरी को प्रणाम किया, फिर केवल एक छोटा सा संदूक साथ लिया, अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। सिद्धेश्वरी बिस्तर पर पत्थर की तरह निश्चल पड़ी रहीं। उनके भीतर मानो सब कुछ टूट चुका था। दूसरी ओर नयनतारा ऊपर की खिड़की खोलकर ये सब होते हुए देखती रही, जबकि सिद्धेश्वरी बिस्तर पर पत्थर की तरह निश्चल पड़ी रहीं। उस समय शायद उन्हें ये एहसास भी नहीं था कि शैल के चले जाने से उनके जीवन में कितनी बड़ी खाली जगह आ गई है। रात को जब वो नीचे से भोजन करके अपने कमरे की ओर लौटीं, तभी अचानक उनकी नजर शैल के कमरे पर पड़ी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, दोनों दरवाजे खुले थे और वहां अब कोई नहीं था। ये दृश्य देखते ही ऐसा लगा मानो किसी ने उनके हृदय पर हथौड़ा मार दिया हो। वो जल्दी से अपना चेहरा फेरकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर जब उन्होंने बिस्तर की ओर देखा तो पाया कि विशाल बिस्तर का अधिकांश भाग खाली पड़ा है। केवल थोड़ी सी जगह में विपिन और खुदे सो रहे थे। बाकी बिस्तर सूने मरुस्थल की तरह खाली लग रहा था। सिद्धेश्वरी चुपचाप अपनी जगह लेट गई, लेकिन आंखें बंद करते ही उनके आंसू बहने लगे। तकिया आंसुओं से भीग गया। उन्हें बच्चों की खाने पीने की आदतों की हमेशा बहुत चिंता रहती थी। वह किसी और पर भरोसा नहीं करती थी। उनका विश्वास था कि यदि वह स्वयं मौजूद न रहें तो बच्चे ठीक से खाना नहीं खाएंगे। अब उनके मन में तरह तरह की चिंताएं उठने लगी। उन्हें लगने लगा कि गांव पहुंचकर शायद कनाई ने पेट भरकर भोजन नहीं किया होगा और पटल तो शायद बिना खाए ही सो गया होगा। शायद कोई उसे उठाकर खिलाने वाला भी नहीं होगा और वो पूरी रात भूखा ही तड़पता रहेगा। जितना वो इन बातों की कल्पना करती, उतना ही उनका दिल दुख और चिंता से भर उठता। उधर गिरीश बाबू पास वाले कमरे में निश्चिंत होकर सो रहे थे। आखिरकार सिद्धेश्वरी से रहा नहीं गया। देर रात वो उनके पास गई, उन्हें जगाया और चिंतित स्वर में बोली, अच्छा, मान लिया कि शैल पटल को अपने साथ ले जा सकती है, लेकिन कनाई तो उसका अपना बेटा नहीं है। उसे अपने साथ ले जाने का उसे क्या अधिकार है? नींद में डूबे गिरीश बाबू ने अनमने ढंग से उत्तर दिया, कोई अधिकार नहीं। ये सुनते ही सिद्धेश्वरी के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वो उनके बिस्तर पर बैठकर बोली, तो अगर हम शिकायत करें तो उसे सजा मिल सकती है? सच बताओ। गिरीश बाबू ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हां, अवश्य मिल सकती है। यह सुनकर सिद्धेश्वरी और उत्साहित हो गई। फिर बोली, और पटल को तो मैंने ही पाला पोसा है। अगर हाकिम को समझाया जाए कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे पास न रहने से वो बीमार भी पड़ सकता है, तो क्या हाकिम ये फैसला नहीं देगा कि वो अपनी जेठानी मां के पास ही रहे? इतना कहकर उन्होंने देखा कि गिरीश बाबू फिर से झपकी लेने लगे हैं। तब वो झुंझलाकर बोली, अरे, फिर से खर्राटे लेने लगे। लगता है मेरी बात तुमने ठीक से सुनी ही नहीं। यहीं से सिद्धेश्वरी के मन में शैल और बच्चों को वापस लाने की तीव्र इच्छा और बेचैनी और भी बढ़ने लगती है। सारी रात चिंता और बेचैनी में बीतने के बाद उन्होंने एक नया उपाय सोचा। उन्होंने गिरीश बाबू को फिर से जगाते हुए उनके पैर हिलाकर कहा, क्यों नहीं? सिर्फ मां होने का मतलब यह तो नहीं कि वह बच्चों को जहां चाहे ले जाए। कल ही मंजले ठाकुरपो से कहकर वकील का नोटिस भिजवाती हूं, फिर देखती हूं क्या होता है। लेकिन उत्तर की प्रतीक्षा करते करते उन्होंने देखा कि गिरीश बाबू फिर से खर्राटे लेने लगे हैं। क्रोध और दुख से भरी सिद्धेश्वरी वहां से उठकर चली आई। उस रात उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। वो पूरी रात तरह तरह की कल्पनाएं करती रहीं। सुबह होते ही वकील का पत्र भेजा जाएगा। पत्र मिलते ही शैल और रमेश डर जाएंगे, पछताएंगे और कनाई पटल को वापस छोड़ जाएंगे। इन्हीं आशाओं और कल्पनाओं में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही वो हरीश के कमरे के सामने पहुंच गई और दरवाजा खटखटाकर बोली, मंजले ठाकुरपो, उठे क्या? देर नहीं करनी है,
अभी इसी समय छोटे ठाकुरपो के नाम वकील की चिट्ठी लिखनी होगी। साफ लिख देना कि 24 घंटे के भीतर जवाब न मिला तो मुकदमा कर दिया जाएगा। हरीश तो पहले से ही इस मामले में उत्साहित थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और उत्सुकता से पूछा, अच्छा बताइए तो सही, मामला क्या है, क्या क्या लेकर गए हैं? दावा थोड़ा बड़ा करना चाहिए। सिद्धेश्वरी बैठ गई और पूरे विस्तार से अपनी मांग बताने लगी। लेकिन सारी बात सुनने के बाद हरीश का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बड़ी भाभी, आप क्या कह रही हैं? वे अपने ही बच्चों को साथ लेकर गए हैं, इस पर कोई मुकदमा कैसे हो सकता है? सिद्धेश्वरी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन तुम्हारे दादा तो कह रहे थे कि मुकदमा करने पर उन्हें सजा हो जाएगी। हरीश ने समझाते हुए कहा, दादा ने मजाक में कह दिया होगा। अदालत ऐसी मांग कभी नहीं मानेगी। यह सुनकर सिद्धेश्वरी और नाराज हो गई। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम भी बच्चों को वापस नहीं लाना चाहते? मेरी उम्र हो गई है, लेकिन इतनी भी समझ नहीं खोई कि मजाक और सच में फर्क न कर सकूं। हरीश ने बहुत समझाने की कोशिश की कि यह दावा अदालत में नहीं टिकेगा। अगर कुछ करना है तो कोई और कानूनी रास्ता सोचना होगा। लेकिन सिद्धेश्वरी अब किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हें जो उचित लगे तुम करो, मैं झूठे दावे नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं लिखोगे तो मैं किसी और से लिखवा लूंगी। ये कहकर वह वहां से चली गई। लेकिन शैल के जाने के बाद उनके स्वभाव में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। अगले दिन वह घर के खर्च का हिसाब देखते हुए सरकार गणेश चक्रवर्ती से बहस करने लगी। पहले उन्हें पैसों की ओर कभी विशेष ध्यान नहीं रहता था, लेकिन अब नयनतारा की बातों का असर उनके मन पर गहरा पड़ चुका था। उन्हें लगने लगा कि सब लोग उनसे पैसे छिपाते हैं और मौका मिलते ही चोरी कर लेते हैं। इसी संदेह और मानसिक अशांति के कारण उनकी बेचैनी, चिड़चिड़ापन और अकेलापन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। शैल और बच्चों की कमी उन्हें हर पल महसूस होने लगी थी, लेकिन अब उनके अहंकार और मन के भ्रम के कारण परिस्थितियां और अधिक उलझती जा रही थी। लेकिन समय के साथ मनुष्य हर दुख का अभ्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे सिद्धेश्वरी के जीवन में भी शैल और उसके बच्चों की कमी पहले जैसी तीव्र नहीं रही। जिस खालीपन ने शुरू में उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, वो अब कुछ कम होने लगा। शैल का कमरा, जहां पहले वे नजर उठाकर भी नहीं देख पाती थी, अब बिना सोचे समझे उसके सामने से निकल जाती थी। कानाई और पोटल की चिंता भी पहले जैसी नहीं रही। इस प्रकार सुख दुख के बीच पूरा 1 वर्ष बीत गया। इसी बीच एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि पिछले 6 महीनों से देश की जायदाद को लेकर उनके छोटे देवर रमेश और बड़े भाई गिरीश के बीच मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं, हरीश स्वयं इस मुकदमे को संभाल रहे थे और दीवानी के साथ साथ कुछ फौजदारी मामले भी खड़े हो चुके थे। ये समाचार सुनते ही सिद्धेश्वरी भय और चिंता से भर उठी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि जिस परिवार को उन्होंने इतने वर्षों तक एकजुट रखने की कोशिश की, वही अब अदालतों तक पहुंच गया है। बेचैन होकर उसी शाम वे हरीश के पास पहुंची और कांपती आवाज में पूछ बैठी, क्या ये सच है ठाकुरपो? छोटे ठाकुरपो सचमुच तुम्हारे दादा के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं? हरीश हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हाँ बौठान, यही हो रहा है। धीरे से नयनतारा बोली, मुकदमा तो चल ही रहा है दीदी। जिस छोटे देवर को आप लोगों ने हजारों रुपए खर्च करने दिए, वही अब सब कुछ बदल गया है। सिद्धेश्वरी कुछ देर तक स्तब्ध बैठी रहीं। फिर उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मुकदमा क्यों? हरीश ने उत्तर दिया, और उपाय ही क्या था बौठान? अगर हम मुकदमा न करते तो हमारे बच्चों को देश की 1 कट्ठा जमीन भी न मिलती। रमेश सब कुछ अपने अधिकार में लेकर बैठ गया है। लगान वसूल रहा है, संपत्ति का उपयोग कर रहा है, लेकिन एक पैसा देने का नाम तक नहीं लेता। दादा के पत्रों का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद सिद्धेश्वरी ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन वे लोग अपने बच्चों को लेकर रहेंगे कहां? हरीश ने उदासीनता से कहा, उससे हमें क्या लेना देना बौठान?
इसके बाद नयनतारा ने और भी आग में घी डालते हुए कहा, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं दीदी कि छोटी बहू ने ये सब होने कैसे दिया। हम सब चाहे जैसे हों, लेकिन वो तो बड़े ठाकुर को पहचानती थी। क्या उन्हें जेल भिजवाकर उसे सुख मिलता? ये सुनते ही सिद्धेश्वरी का पूरा शरीर कांप उठा। उनके मन में पहली बार यह आशंका उठी कि क्या सचमुच शैल भी इस सब में शामिल है। कुछ भी बोले बिना वे तुरंत वहां से उठीं और सीधे गिरीश के कमरे में पहुंच गई। गिरीश कागजों में व्यस्त थे। पत्नी का पीला और विचलित चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, आज फिर बुखार आ गया क्या? सिद्धेश्वरी ने आहत स्वर में कहा, अच्छा है, कम से कम पूछा तो। लेकिन मैं बीमारी की बात करने नहीं आई हूं। मैं ये जानने आई हूं कि छोटे ठाकुरपो के साथ ये मुकदमा किस बात का है। गिरीश क्रोध में भर उठे। उन्होंने रमेश को विश्वासघाती और संपत्ति नष्ट करने वाला बताते हुए कहा कि यदि उसे नहीं रोका गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी हरीश भी कमरे में आ गए। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे की कमी उसे कहां? पाट के व्यापार के नाम पर जो 4,000 रुपए दादा से लिए थे वे तो उसके पास है ही, और फिर इतने वर्षों तक छोटी बहू के हाथ में घर के सारे पैसों की जिम्मेदारी भी तो थी। यह सुनकर सिद्धेश्वरी के मन में संदेह, पीड़ा और पश्चाताप की एक नई लहर उठने लगी। जिस परिवार को उन्होंने कभी अपना सबसे बड़ा सहारा माना था, वही अब बिखराव और अविश्वास के गहरे अंधेरे में डूबता दिखाई दे रहा था। लेकिन जल्द ही एक ऐसी बात सामने आई जिसने सिद्धेश्वरी को और भी उलझन में डाल दिया। गिरीश क्रोध में रमेश को दोषी बताते रहे, लेकिन बातचीत के दौरान पता चला कि कुछ ही दिन पहले रमेश स्वयं उनके पास आया था। उसने गांव के घर की मरम्मत, खेती बाड़ी के खर्च और घर के अन्य आवश्यक कामों के लिए पैसों की मांग की थी। गिरीश ने शिकायत करते हुए कहा कि रमेश एक लंबी सूची लेकर आया था। कहीं मकान की मरम्मत करनी है, कहीं दीवार बनवानी है, सर्दियों के कपड़े खरीदने हैं, धान और आलू का भंडार करना है। इन सब का हिसाब लगाकर उसने 800 रुपए मांगे और अंततः गिरीश ने उसे वह राशि दे भी दी। यह सुनकर हरीश स्तब्ध रह गए। उनके मन में तुरंत प्रश्न उठा, यदि रमेश इतना बड़ा शत्रु बन चुका है तो फिर उसे पैसे क्यों दिए गए? और यदि पैसे दिए जा रहे हैं तो फिर मुकदमे का क्या अर्थ रह जाता है? लेकिन गिरीश ने बात को हल्के में लेते हुए रमेश को अयोग्य और असमर्थ बताना जारी रखा। वे हंसते हुए कहने लगे कि रमेश अपने घर तक को ठीक से नहीं संभाल सकता। हरीश ये सब सुनकर भीतर ही भीतर जल उठे। उन्हें लगा कि स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है और परिवार का ये झगड़ा अब केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि अहंकार और गलतफहमियों का रूप ले चुका है। इसी बीच माघ महीने की 20 तारीख को एक रिश्तेदार अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण लेकर आए और आग्रह करने लगे कि गिरीश स्वयं गांव जाकर विवाह में उपस्थित रहें। गिरीश ने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कह दी। जब ये बात सिद्धेश्वरी को पता चली तो उन्हें अपने पति की पुरानी आदत याद आ गई। वे अक्सर वचन तो दे देते थे, लेकिन बाद में भूल जाते थे। इसलिए इस बार उन्होंने दृढ़ता से उन्हें गांव जाने के लिए तैयार कर दिया। गिरीश अनमने मन से गांव जाने को राजी हो गए। विदा करते समय सिद्धेश्वरी की आंखें भर आईं। वे कुछ कहना चाहती थी। शायद कानाई, पोटल और शैल का हाल पूछने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन भावनाओं के कारण उनकी बात अधूरी रह गई। उधर नयनतारा ने एक बार फिर उनके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की। उसने इशारों इशारों में कहा कि गिरीश को वहां कुछ खाने पीने से मना कर देना चाहिए, लेकिन इस बार सिद्धेश्वरी ने तुरंत उसकी बात काट दी। आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, यह तुम कर सकती हो, मझली बहू, लेकिन शैल चाहे कुछ भी हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये कहते हुए वे वहां से चली गई। यहीं पहली बार सिद्धेश्वरी के मन में शैल के प्रति पुराना स्नेह और विश्वास फिर से जागने लगा। उन्हें महसूस होने लगा कि शायद सारी बातें वैसी नहीं थी जैसी उन्हें अब तक बताई गई थी। लेकिन इसी बीच परिवार पर एक और बड़ा संकट आ पड़ा। मुकदमे की अगली तारीख नजदीक थी। दूसरी ओर रमेश के घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई थी कि शैल एक एक करके अपने सारे गहने बेच चुकी थी।
उस दिन वह ठाकुर घर में बैठी अपने शरीर का अंतिम आभूषण भी उतार रही थी। हाथ जोड़कर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसी तरह हमें इस संकट से मुक्ति दो। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पति चिंता में दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। तभी बाहर से अचानक एक परिचित आवाज सुनाई दी, अरे कानाई, ओ पोटल। शैल चौंक उठी। यह आवाज उसके बड़े जेठ गिरीश की थी। खिड़की से झांककर उसने देखा, वही परिचित चेहरा, वही शांत और स्नेह से भरा व्यक्तित्व। वर्षों में मानो उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं आया था। कानाई और पोटल दौड़कर उनके पास पहुंचे और प्रणाम किया। गिरीश ने प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। इसी बीच रमेश भी बाहर आकर बड़े भाई के चरण छूकर खड़ा हो गया। गिरीश ने पूछा, ऐसे समय कहां जाने की तैयारी हो रही है? संकोच से रमेश ने उत्तर दिया, जिले में, मुकदमे के सिलसिले में। बस ये सुनते ही गिरीश क्रोध से भर उठे। वे ऊंची आवाज में रमेश को डांटने लगे, तुम मेरे ही घर में रहोगे, मेरा ही खाओगे और मेरे खिलाफ ही मुकदमा करोगे? मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। अभी इसी समय घर छोड़कर निकल जाओ। लेकिन रमेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने बड़े भाई को अच्छी तरह जानता था। उनके कठोर शब्दों के पीछे का स्नेह भी समझता था। इसलिए वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से हट गया। तभी शैल दूर से आकर प्रणाम करने लगी। गिरीश ने स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया, लेकिन अचानक उनकी नजर शैल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर अब कोई गहना नहीं है। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, छोटी बहू, तुम्हारे सारे गहने कहाँ गए? शैल चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसी क्षण गिरीश को जैसे सब कुछ समझ में आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि रमेश और शैल कितनी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। इधर मुकदमे की तारीख आ पहुंची। 22 मार्च को जब हरीश हुगली की अदालत से लौटे तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। वे सीधे आकर बिस्तर पर लेट गए। नयनतारा और सिद्धेश्वरी बार बार उनसे पूछती रहीं, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। घर के सभी लोगों को समझ में आ गया कि मुकदमे में कोई बड़ा झटका लगा है। दोनों स्त्रियां उन्हें समझाने लगी कि मुकदमे में हार जीत तो लगी ही रहती है। अभी हाईकोर्ट भी है, आगे अपील भी की जा सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि स्वयं वकील होने के बावजूद हरीश के चेहरे पर अब कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार सिद्धेश्वरी से रहा नहीं गया। उन्होंने हरीश का हाथ पकड़कर कहा, मेज ठाकुर पो, तुम चिंता मत करो। जितने पैसे लगे मैं दूंगी। तुम हाईकोर्ट में अपील करो। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य जीतोगे। तब पहली बार हरीश ने उनकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बौठान, अब जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हरीश की बात सुनकर घर में जैसे सन्नाटा छा गया। अभी तक सभी को लग रहा था कि मुकदमा हारने के बाद भी आगे हाईकोर्ट या अपील का रास्ता खुला है। लेकिन हरीश ने धीमे स्वर में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता बौठान, सब खत्म हो गया है। न हाईकोर्ट, न कोई और रास्ता। सब लोग अवाक रह गए। उन्होंने आगे बताया कि देश की सारी संपत्ति गिरीश के ही नाम पर खरीदी गई थी। लेकिन गांव जाने के दौरान गिरीश ने स्वयं अपनी इच्छा से सारी संपत्ति का दानपत्र छोटी बहू शैल के नाम कर दिया और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। ये सुनते ही दोनों जेठानियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वे पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठी रह गई। शाम को जब गिरीश अदालत से लौटे तब घर में भारी हंगामा मच गया। सभी ने उन्हें मूर्ख, अविवेकी और पागल तक कह दिया। किसी ने भी उन्हें कुछ कहने से नहीं छोड़ा। लेकिन गिरीश अपने निर्णय पर अडिग रहे। वे बार बार समझाने लगे। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। रमेश और छोटी बहू की हालत मैंने अपनी आंखों से देखी है। छोटी बहू अपने सारे गहने बेच चुकी है। थोड़ा और समय बीतता तो घर की ईंटें तक बिक जाती। मैं अपने पूरे परिवार को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। सभी लोग अपनी अपनी बातें कहकर चले गए, लेकिन सिद्धेश्वरी अब भी चुपचाप एक कोने में बैठी रहीं।
उनके मन में जैसे वर्षों का भ्रम एक एक करके टूट रहा था। जब कमरे में केवल वे और गिरीश रह गए तो वे धीरे धीरे उठकर अपने पति के सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। वे झुककर उनके चरणों की धूल अपने माथे से लगाते हुए धीमे स्वर में बोली, आज मुझे क्षमा कर दो। सब लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन आज मैं समझ पाई हूं कि तुम सबसे बड़े हो, सबसे अधिक दूर की सोचने वाले हो। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। गिरीश ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, देखा बड़ी बहू, मैं सब कुछ समझता हूं। रमेश अभी बच्चा है। वो मुझे धोखा देकर मेरी सारी मेहनत की कमाई नष्ट कर देगा। क्या मैं ये होने देता? मैंने ऐसा प्रबंध कर दिया है कि अब उनका जीवन सुरक्षित रहेगा और परिवार की जड़ें बची रहेंगी। ये कहते कहते वे अपनी ही बात पर हंस पड़े और उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। लेकिन इस बार सिद्धेश्वरी उस हंसी को सुनकर चुप रहीं, क्योंकि आज पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ था कि जिन लोगों पर उन्होंने संदेह किया, जिनसे उन्होंने दूरी बना ली, वे वास्तव में उनके अपने थे। और जिन बातों पर विश्वास करके उन्होंने अपने ही घर को तोड़ दिया, वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और मन ही मन वे शैल और रमेश के प्रति अपने व्यवहार को याद करके पश्चाताप में डूबती चली गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और बंगाली से हिंदी में किया गया ये रूपांतरण आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपके एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे आगे भी ऐसी अनमोल कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे भी जरूर साझा करें, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो को और बेहतर बना सकूं। ऐसी ही साहित्यिक और हृदयस्पर्शी कहानियों के साथ इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।